बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे थे फूड स्पॉयलेज। फूड स्पॉयलेज हमने डिफरेंट वेज देखे थे, फूड किस तरीके से स्पॉयल होती है, और हमने स्पॉयलेज को कैटेगराइज किया था डेट्रियोरेशन और स्पॉयलेज में। डेट्रियोरेशन ये होती है कि फूड अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन हो जाती है, उसकी क्वालिटी डिफेक्ट्स आ जाते हैं, जबकि स्पॉयलेज में फूड की एंड स्टेज आ जाती है जहाँ पे सेनेसेंस शुरू हो जाती है, सेल डेथ होना शुरू हो जाती है। सेल डेथ जब हो जाती है तो फूड ईटेबल नहीं रहती, कोई भी फूड होती है तो वो कंज्यूमेबल नहीं होती, उसका कलर और ऑर्डर, फ्लेवर, टेस्ट सब कुछ क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर कंज्यूमर कंज्यूम करेगा भी तो ये फूड अल्टीमेटली कंज्यूमर को नुकसान पहुंचा रही होगी। अब जो स्पॉयलेज थी डिफरेंट फैक्टर्स थे, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, बैक्टीरिया है, यीस्ट और मोल्ड है, डिफरेंटली फूड को स्पॉयल कर रहे थे। हमने देखा है कि बैक्टीरिया की एक्टिविटी को हम कैसे कम कर सकते हैं, यीस्ट और मोल्ड की एक्टिविटी को हम कैसे कम कर सकते हैं, ऑप्टिमम कंडीशंस इसके लिए क्या होती हैं ग्रोथ के लिए, और उसकी प्रोसेसिंग में कौन कौन सी चीज़ें कंट्रोल की जा सकती हैं। इसके अलावा हमने देखा है ऑटोलाइसिस के अलावा टेम्परेचर का इफेक्ट देखा है, वाटर एक्टिविटी का इफेक्ट देखा है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक फैक्टर का इफेक्ट देखा है कि किस तरीके से फूड कंपोजिशन को अफेक्ट कर रहे होते हैं और किस तरीके से फूड की स्पॉयलेज में अहम किरदार अदा करते हैं और कैसे फूड को प्रिवेंट किया जा सकता है। अब हमने देखना है अदर फैक्टर्स, जो हमने पहले फैक्टर पढ़ लिए हैं, जैसे टेम्परेचर है, लाइट है, ह्यूमिडिटी है, वाटर एक्टिविटी है, ऑटोलाइसिस है। उनके अलावा भी हमारे पास इंसेक्ट, रूडेंट्स और बर्ड्स जो आ जाते हैं, पेस्ट स्टेटस जिनको मिला हुआ है वो हैं, और फिजिकल फैक्टर्स हैं जो फूड को स्पॉयल करते हैं, वो हमने पढ़ने हैं। अब क्योंकि फूड, कोई भी फूड हो तो उसके अंदर न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स जैसे अमाइनो एसिड हैं, मिनरल हैं, विटामिन्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, इनहिबिटरी कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं, और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को इनहिबिट कर रहे होते हैं और ऑटोलाइसिस को किसी भी हद तक प्रिवेंट कर रहे होते हैं। जब इन सब्सटेंसेस की कंपोजिशन का पता होगा फूड सिस्टम के अंदर, तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, फूड की शेल्फ लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं। ये सब्सटेंसेस माइक्रोबियल ग्रोथ को क्या करते हैं, ओवरकम करते हैं। इसीलिए जो डिफरेंट ऑर्गेनिक एसिड्स हैं वो फूड के अंदर ऐड किए जाते हैं ताकि फूड को कंटेमिनेशन से, स्पॉयलेज से बचाया जा सके। इंसेक्ट, रूडेंट्स एंड बर्ड्स। हाँ, पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में जो ग्रेन्स हैं 20% एवरी ईयर लॉस हो जाती हैं, और फ्रूट और वेजिटेबल हमारे पास 40%। इनमें हम क्या करते हैं, स्टोरेज डिफेक्ट्स तो आते ही आते हैं, लेकिन यहाँ पे स्टोरेज डिफेक्ट्स के साथ ज़्यादातर क्वालिटी जो लॉसेस हैं वो एसोसिएटेड हैं इंसेक्ट, रोडेंट्स और बर्ड्स के साथ। इन जब हम ग्रेन्स की बात करते हैं, अगर हम वेजिटेबल की बात करते हैं तो उसमें ट्रांसपोर्ट का एक अहम किरदार है और उसकी प्रोसेसिंग कंडीशंस का एक अहम किरदार है। लेकिन जब हम ग्रेन्स की बात करते हैं तो ग्रेन्स में क्या है, जो बर्ड्स हैं, इंसेक्ट हैं और रूडेंट्स हैं, ये अहम किरदार अदा करते हैं और बहुत ज़्यादा फूड को डैमेज करते हैं। ये ना सिर्फ फूड स्टफ को कंज्यूम करते हैं बल्कि अपना एक्सक्रीटा वहाँ पे खारिज करते हैं। एक्सक्रीटा खारिज करने के साथ साथ ग्रेन्स को आधा खाएंगे और आधा छोड़ देंगे। अल्टीमेटली यहाँ पे फंगस अटैक करेगी और फंगस उसके अंदर एफ्लोटॉक्सिन्स वगैरह प्रोड्यूस करेगी, जो क्वालिटी रिडक्शन है। जब ये क्वालिटी डिफेक्ट्स आएंगे तो ये क्वालिटी डिफेक्ट्स इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जैसे एक्सपोर्ट्स हैं उनको कम कर देती हैं, और किसी भी कंट्री की इकोनॉमी एक्सपोर्ट्स पे डिपेंड करती होती है। जिस मुल्क की एक्सपोर्ट जितना ज़्यादा होती है वो मुल्क उतना स्ट्रांग होता है, और जिनकी एक्सपोर्ट कम होती है, इंपोर्ट ज़्यादा होती है, वो मुल्क इकोनॉमिकली इतना स्ट्रांग नहीं होते। इंसेक्ट्स और रूडेंट्स जो हैं ये पैकेजिंग मटेरियल्स को भी क्या कर रहे होते हैं, डैमेज कर रहे होते हैं, और डिजीज स्प्रेड में एक अहम किरदार अदा करते हैं। जैसा कि अगर हम रैट्स की बात करें तो क्या करते हैं रैट्स, फूड को कंज्यूम करेंगे, कंज्यूम करने के बाद अपना एक्सक्रीटा वहाँ पे खारिज करेंगे, एक्सक्रीटा खारिज करने के बाद वहाँ पे क्या करेंगे, जो एक्सक्रीटा है उसमें यूरिन भी होगा। यूरिन क्या है, लिक्विड है, तो यहाँ पे फंगल ग्रोथ हो जाएगी, एफ्लाटॉक्सिन्स प्रोड्यूस होंगे। एफ्लाटॉक्सिन क्या है, लिवर कार्सिनोजेनिक हैं। तो डिफरेंटली क्या कर रहे होते हैं, मैकेनिज्म्स के थ्रू डिफरेंटली एक्ट कर रहे होते हैं ये जो इंसेक्ट, रूडेंट्स और बर्ड्स हैं। इंसेक्ट्स क्या हैं, हमें पता है कि ये हेक्सापोड हैं, इनकी 6 टांगें होती हैं,
और हार्ड आउटर कवरिंग होती है। इस आउटर कवरिंग को क्यूटिकल बोला जाता है। अपनी लाइफ साइकिल के दौरान इंसेक्ट्स 3 स्टेजेस से 4 स्टेजेस से गुजरते हैं, बाज़ औक़ात 3 स्टेजेस से, और हर स्टेज को हम क्या बोलते हैं, इंस्टार बोलते हैं। बाज़ इंसेक्ट्स के 4 इंस्टार होते हैं और बाज़ के 3 इंस्टार्स होते हैं। अब ये जो सीरीज है एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील होना, जैसे एग है, एग से लार्वी बनेगी, लार्वी से प्यूपा बनेगा और प्यूपा से अडल्ट बनेगा। ये जितने भी हमारे पास बीटल्स हैं इनमें भी ऐसे होता है। जो हमारे पास वर्म्स हैं, अगर कॉटन की बात करें, आर्मी वर्म है, पिंक बॉल वर्म है, तो ये भी क्या करते हैं, डिफरेंट इंस्टार से गुजरते हैं। और जितने भी, अगर हनी बी की अगर हम बात करें तो हनी बी भी एक इंसेक्ट है, तो वो भी 4 इंस्टार से ऑलमोस्ट गुजरती है। उसके बाद एग, लार्वी और अडल्ट में। लेकिन जो बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई की अगर बात करें तो एग के बाद उसका प्यूपल स्टेज बनती है, लार्वल स्टेज प्यूपल स्टेज में जाती है, प्यूपा से अडल्ट बनता है। तो ये जो डिफरेंट स्टेजेस हैं ये डिफरेंटली एक्ट कर रही होती हैं। ग्रेन्स के लिए हमारे पास अडल्ट नुकसान करते हैं, लार्वी बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि ग्रेन्स हार्डर होते हैं। इनकी जो आउटर कवरिंग होती है उनको ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। या अगर हम वीट बीटल की बात करें, जो मोस्टली जिसे हम कॉमनली सुसरी कहा करते हैं, तो वो क्या करती है, चीविंग माउथ पार्ट होते हैं उनके, वो बोर करती है ग्रेन के अंदर, और ग्रेन को बोर करने से उसके ग्रेन के अंदर चली जाएगी, इंटरनल कंपोनेंट्स को ईट करेगी और उसका शेल पीछे छोड़ देगी। अब वहाँ पे वो एग भी देगी जिससे लार्वी बनेंगे, और ये लार्वी क्या कर रहे होंगे, कंज्यूम कर रहे होंगे डिफरेंटली और फूड को डैमेज कर रहे होंगे। ये डिफरेंट स्पीशीज जो हैं फूड को डैमेज करती हैं, ग्रेन्स को डैमेज करती हैं, और मोस्ट ऑफ द फूड जो स्पॉइलेज काज करती हैं। वीट है, राइस है, मेज है, सोरगम है, पल्सेस हैं, ऑयल सीड्स हैं, ज़्यादातर इन बीटल्स की वजह से अफेक्ट होती हैं। इंसेक्ट क्या करते हैं, क्रॉप्स जो स्टैंडिंग क्रॉप्स होती हैं, जब इंसेक्ट्स की हम लार्वल स्टेज की बात करते हैं तो स्टैंडिंग क्रॉप को क्या करती हैं, बहुत बुरे तरीके से डैमेज करती हैं। कैसे डैमेज करती हैं, उनके लीफ कंज्यूम कर जाएंगी, जब लीफ खा जाएंगी तो फोटोसिंथेसिस रुक जाएगी, जब फोटोसिंथेसिस कम हो रही होगी तो ओवरऑल पौधा अपनी हाइट गेन नहीं कर पाएगा, अपनी प्रोडक्शन नहीं इंक्रीज कर पाएगा। जब प्रोडक्शन प्रॉपर अचीव नहीं हो पाएगी तो क्या है, एक प्रोडक्शन प्रॉपर अचीव नहीं हो पाएगी, और अगर कोई चीज़ प्रोड्यूस हो रही होगी तो वो अपनी प्रॉपर क्वालिटी को नहीं पहुंचेगी। क्यों प्रॉपर क्वालिटी को नहीं पहुंचेगी, क्योंकि फोटोसिंथेसिस ने ही उसके लिए न्यूट्रिएंट्स बनाने हैं। जब कम न्यूट्रिएंट्स बन रहे होंगे तो अल्टीमेटली जो भी प्रोडक्ट होगी उसके अंदर कम ही न्यूट्रिएंट्स आ रहे होंगे, और कंटेमिनेशन भी काज कर रहे होंगे उनकी। अगर फंगस की बात करें, फंगस हमारे पास अलग कैटेगरी है, वो इंसेक्ट्स, बर्ड्स, रूडेंट्स में नहीं आती। तो ये इंसेक्ट, रूडेंट और बर्ड ही जब क्या करते हैं, खाएंगे, च्यू करेंगी तो फंगस अटैक करेगी, और फंगस क्या करेगी, अपने टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करेगी। ये जितनी भी चीज़ें हैं एक दूसरे के साथ क्या होती हैं, एसोसिएटेड होती हैं, और फूड को स्टैंडिंग क्रॉप्स को भी अल्टीमेटली कहीं ना कहीं डैमेज कर रही होती हैं। अब isolation techniques in conjunction with microscopic or microchemical method may be necessary, कि हम इस कंटेमिनेशन को डिटेक्ट कर सकें। बाज़ औक़ात हमें ये कंटेमिनेशन आम आंख से नज़र नहीं आती। इसके लिए जो एंटोमोलॉजिस्ट हैं वो क्या करते हैं, डिफरेंट मेथड्स यूज़ करते हैं कंट्रोल करने के लिए, डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए, हैबिट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। हैबिटेट जो इंसेक्ट्स की होती है और उनकी जो ब्रीडिंग हैबिट्स होती है, किस तरीके से वो अपनी नस्ल बढ़ाते हैं और किस तरीके से उनको कंट्रोल किया जा सकता है, ये एंटोमोलॉजिस्ट का काम होता है। इंसेक्ट इन्फेस्टेशन जो है ये फार्म से ही स्टार्ट होती है और प्रोडक्शन तक चलती रहती है, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन।
ईच एंड एवरी स्टेज ऑफ द ईच एंड एवरी यूनिट या ईच एंड एवरी स्टेज ऑफ द प्रोसेसिंग जो होगी, इंसेक्ट्स अपने कहीं ना कहीं प्रॉब्लम काज कर रहे होते हैं, चाहे वो हैंडलिंग एंड स्टोरेज हो, चाहे वो प्रोडक्शन हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन हो, कुछ भी हो, तो इंसेक्ट्स क्या कर रहे होते हैं, फूड को डिफरेंटली डैमेज कर रहे होते हैं। अगर फैक्ट्री की बात करेंगे तो जो अनइन्फेस्टेड इन ऑर्डर टू अनइन्फेस्टेड प्रोडक्ट फील्ड इन्फेस्टेशन शुड बी प्रिवेंटेड। ठीक है, अगर हम फैक्ट्री की बात करते हैं कि फैक्ट्री के अंदर जो प्रोडक्ट है वो सेफ है, तो फील्ड के अंदर जो प्रोडक्ट है वो सेफ होनी चाहिए, और फैक्ट्री को क्लीन होना चाहिए, प्रॉपरली फमिगेट करना चाहिए सूटेबल इंसेक्टिसाइड के साथ। फिजिकल मेथड जैसे हैं ग्रेन्स को स्टोर करना, एयर टाइट करना कंटेनर को, और कार्बन डाइऑक्साइड जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसको बिल्टअप कर देना, कमोडिटी की रिस्पायरेशन को कम कर देना, या इंसेक्ट्स को किल कर देना। डिफरेंट फेज हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, इंसेक्ट इन्फेस्टेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। रूडेंट्स की अगर हम बात करें तो रूडेंट्स में माउस है, रैट है, स्कर्ल है, रैबिट है। ये क्या करते हैं, माउस एंड रैट हैव अडॉप्टेड मोस्टली परफेक्टली टू लाइफ इन साइलोज। कहाँ पे, जहाँ पे फूड स्टोर्ड होती है, स्टोर्ड बिन्स के अंदर या इवन के जो बड़े बड़े स्टोरेज चैम्बर होते हैं, वहाँ पे माउस और रैट अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं और वहाँ पे ही अपनी नस्ल बढ़ाते रहते हैं। जब वहाँ पे अपनी नस्ल बढ़ाते रहेंगे तो ये क्या करते हैं, फूड को डैमेज कर रहे होंगे। कॉमन रैट है, ये ऐसे प्लेसेस पे पाया जाता है जहाँ पे फूड ज़्यादा होती हैं, फार्म्स में, वेयर हाउसेज में, रबिश टिप्स के अंदर, सीवर एंड ड्रेन्स के अंदर ये पाया जाता है, सीवरेजेस वगैरह में पाया जाता है। अब जब ये हर जगह पे मौजूद है तो जैसे ही इसको कहीं पे एंट्री का मौका मिलेगा तो ये फूड सिस्टम के अंदर एंटर हो जाएगा, वहाँ पे फूड को डैमेज करेगा। डैमेज करने के साथ साथ क्या करेगा, ईट भी करेगा, डैमेज भी करेगा, अपना एक्सक्रीटा भी वेस्ट करेगा, यूरिन भी वेस्ट करेगा, जहाँ पे फिर क्या होगी, डिफरेंट फंगल ग्रोथ हो जाएगी और फंगस एफ्लाटॉक्सिन्स अल्टीमेटली ह्यूमंस को इम्पैक्ट आएगा। इसके अलावा जो हाउस रैट है वो बहुत जल्दी अपनी नस्ल बढ़ाता है और बिल्डिंग्स के अंदर पाया जाता है, जहाँ पे फूड सप्लाई होती है और शेल्टर होता है, वहाँ पे ये क्या करता है, सबसे ज़्यादा अपनी नस्ल जल्दी जल्दी बढ़ाता है और बिल्डिंग्स में पाया जाता है। जब ऐसी जगहों में ज़्यादा रूडेंट्स का प्रेजेंस होगी, जब रूडेंट्स ज़्यादा होंगे तो वो क्या कर रहे होंगे, फूड को स्पॉइल कर रहे होंगे। रैट्स एंड माइस कैन नॉट सर्वाइव इन कोल्ड स्टोर्स। जैसे वेजिटेबल को कोल्ड स्टोर में रखा जाता है, लेकिन हम जो भी हमारे पास व्हीट ग्रेन्स हैं या हम सीरियल्स की बात करते हैं उनको कोल्ड स्टोरेजेस में नहीं रखा जा सकता, और ये रैट वगैरह ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सीरियल ग्रेन्स के अंदर होते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर हम देखें एक फीमेल रैट की तो 27 ईयर्स होती है, ड्यूरिंग विच टाइम शी कैन डिलीवर एज मैनी एज 28 न्यू रैट्स इन अबाउट 3 to 5 लीटर्स। क्या है, 27 ईयर्स में ये 28 न्यू जनरेशंस जनरेट करती है 3 to 5 लीटर्स ऑफ वाटर कंजम्पशन में। दिस लेवल ऑफ प्रोलिफरेशन इज वेरी हाई। जब अनकंट्रोल्ड और पुअरली कंट्रोल्ड रोडेंट्स ट्रैप्स यूज़ किए जाएंगे या उनको कंट्रोल नहीं किया जाएगा या उनको डिस्ट्रॉय नहीं किया जाएगा तो फूड की जो डिस्ट्रक्शन है वो कंटिन्यू रहेगी, और ये जो रोडेंट्स हैं क्या करेंगे, अपने फिल्थी डिपॉजिट एक्सक्रीट करेंगे। जब फिल्थी डिपॉजिट एक्सक्रीट करेंगे तो क्या होगा, अल्टीमेटली फूड को डैमेज करेंगे। अब देखें, एक सिंगल रैट जो है 14 kg फूड को कंज्यूम कर सकता है पर एनम, और 25,000 ड्रॉपिंग्स मतलब शेडिंग्स जो हैं एक्सक्रीटा है वो फूड सिस्टम के अंदर एक्सक्रीट कर सकता है, और मिलियन ऑफ ईयर्स अपने क्या कर सकता है, फूड के अंदर रिलीज कर सकता है, और 6 लीटर यूरिन हर इन 6 मंथ। 14 kg वो क्या करेगा, फूड कंज्यूम करेगा, 25,000 अपनी शेडिंग करेगा, ड्रॉपिंग्स जो उसकी एक्सक्रीटा है उसका, और 1 मिलियन हेयर वहाँ पे शेड करेगा, और 6 लीटर यूरिन एक्सक्रीट करेगा। यहाँ पे इतनी बड़ी अमाउंट अगर हम देखें तो ये डिवास्टेटिंग है।
जब इतनी बड़ी अमाउंट डिवास्टेटिंग है तो फूड को बहुत बुरे तरीके से डैमेज करती है और फंगल और डिफरेंट माइक्रोबियल एंट्री का सोर्स बनते हैं, और ये फूड को पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इमर्ज करता है और डिजीजेज जैसे साल्मोनेला है, फूड पॉइजनिंग जो साल्मोनेला की वजह से है, बुबोनिक प्लेग है, ट्राइकिनोसिस है और दूसरी डिजीजेस हैं, वो ऐसी इसी एक्टिविटी की वजह से, रोडेंट्स की एक्टिविटी की वजह से पैदा होती हैं। बर्ड्स हैं आगे। बर्ड्स आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फिल्थ इन फूड्स। क्या है? फूड की फिल्थ डिपॉजिट या अपनी जो इनका एक्सक्रीटा है या फूड की कंजम्पशन है और अनइवन कंजम्पशन जो होती है वो बर्ड्स बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड है। ये क्या करेंगे? फूड क्रॉप्स को डैमेज करेंगे बाय ड्रॉपिंग देयर एक्सक्रीटा और फूड पॉइजनिंग करेंगे ऑर्गेनिजम्स के थ्रू, जैसे कि साल्मोनेला है। बहुत सारे बर्ड्स हैं जैसे कि स्पैरोज हैं, पिजन्स हैं, क्रॉज हैं, नेस्ट क्या करती हैं? नेस्ट इन द रूफ ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग। फैक्ट्री बिल्डिंग में अपने घोंसले बनाएंगे। घोंसले बनाने के बाद जो नियर बाय ट्रीज होंगे या वहाँ पे घोंसले बनाएंगे, क्योंकि इनको फूड चाहिए होती है और वाटर चाहिए होती है। फैक्ट्री एरिया वेसिनिटी एरिया एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे ऑलमोस्ट किसी भी चीज़ के लिए न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं, वहाँ पे वाटर भी अवेलेबल होता है और फूड फैक्ट्री है तो वहाँ पे फूड भी इजीली अवेलेबल होगी। इसलिए क्या करते हैं, जो बर्ड्स होते हैं नियर बाय एरियाज में रहते हैं या फैक्ट्री के अंदर ही नेस्ट बना लेते हैं। जब इनको ईच एंड एवरी थिंग मिल रही होगी तो ये वहाँ आके जब फूड को कंज्यूम करेंगे फैक्ट्री में तो अपनी ड्रॉपिंग्स शेड करेंगे, फीदर शेड करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे? फंगल आउटब्रेक्स को जनरेट देंगे। जब बर्ड्स पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, वो बर्ड्स जो पेस्ट टाइप के होते हैं, जो फैक्ट्री विसिनिटी को, जो फूड को बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे होते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? इस तरीके से कंट्रोल करना चाहिए। फैक्ट्री बिल्डिंग जो डिज़ाइन है, डिज़ाइन कंट्रोल किया जाता है। प्लांट लेआउट की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि फैक्ट्री डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए जहाँ पे बर्ड्स, स्टूडेंट्स की एंट्री और इंसेक्ट्स की एंट्री ना हो सके। फिजिकल फैक्टर में क्वालिटी लॉसेस जो फूड के अंदर होते हैं, फिजिकल फैक्टर्स जैसे कि हार्वेस्टिंग और प्रोसेसिंग में आ सकते हैं। वो फिजिकल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? वाटर अवेलेबिलिटी कम हो सकती है, वो टेम्परेचर हो सकता है, या क्रॉप्स की अपनी इंटरनल जो कंपोजिशन है वो डैमेज हो सकती है डिफरेंट एक्शंस की वजह से, जैसे रेन है या विंड आ जाती है। ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग लॉसेज आकर स्पेशली इफ सीड्स आर लेफ्ट इन द फील्ड। अगर सीड्स क्या किए जाएं? फील्ड में छोड़ दिए जाएं। रेन्स फॉर एग्जाम्पल हैव डिस्ट्रॉयड फीड क्रॉप्स स्पेशली इन पाकिस्तान वेयर हार्वेस्टिंग सीजन इज ऑफ अकॉम्पेंड बाय रेन्स। अगर हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, जब गंदम की कटाई हो रही होती है तो तब रेनी सीज़न होता है, बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही होती हैं। जब बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही होती हैं, अगर उनके ग्रेन्स को वैसे छोड़ दिया जाएगा बाहर तो मॉइस्चर कंटेंट जैसे इंक्रीज़ होंगे तो फंगल ग्रोथ इंक्रीज़ हो जाएगी। जब यहाँ पे मोल्ड की ग्रोथ इंक्रीज़ होगी तो वो अल्टीमेटली अपने टॉक्सिन्स प्रोड्यूस कर रहे होंगे और वो टॉक्सिन्स ह्यूमंस के लिए डैमेजिंग हो सकते हैं। माइनर लॉसेज ड्यूरिंग थ्रेशिंग एंड शेलिंग ऑपरेशंस, तो वहाँ पे भी फूड लॉस हो रही होती है। हीट एंड कोल्ड बियॉन्ड देयर इफेक्टिव यूज इन प्रिजर्वेशन कैन कॉज डेटेरियोरेशन इन फूड इफ इम्प्रॉपरली अप्लाइड। जहाँ पे हमने टेम्परेचर कम देना है वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा दें, जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा देना है वहाँ पे टेम्परेचर कम कर दें, तो अल्टीमेटली फूड की कंपोजिशन में डिफेक्ट्स आएंगे और क्वालिटी डिफेक्ट काज होंगे। बहुत सारे इंजाइम्स और केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो जैसे ही टेम्परेचर 10 डिग्री इंक्रीज होता है तो 10 फोल्ड इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है ना? कितना? 2 फोल्ड इंक्रीज। अगर रेट ऑफ स्पॉइलेज 10% है तो अगर टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज किया जाएगा ऑप्टिमम से तो क्या हो जाएगा? रेट स्पॉइलेज का दुगना हो जाएगा। जब टेम्परेचर नॉर्मल रेंज की हम बात कर रहे हैं, अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे स्पॉइलेज फूड की 50% है, अगर टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाएगा तो क्या हो जाएगी? 100% स्पॉइलेज हो जाएगी। इस तरीके से क्या है? 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर विल डबल द फूड स्पॉइलेज।
एक्सेसिव हीट कैन काज चेंजेस इन सम फूड बाय डीनेचरिंग प्रोटीन। क्या करे, जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो प्रोटीन डीनेचर हो जाएंगी, फूड सरफेस डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, या विटामिन्स और जो कंसिस्टेंसी ऑफ द फूड सिस्टम है वो डैमेज हो जाएगी। जो कोल्ड है वो इन्फ्लुएंस कर सकती है डेटरियोरेशन को फूड आइटम्स की। अनकंट्रोल्ड फ्रीजिंग जो है उसकी क्रैक्स कर देगी, स्किन ऑफ द फ्रूट्स को डैमेज कर देगी। वेजिटेबल को फ्रीज बर्न, जिसकी वजह से आपने उनको फ्रीज कर लिया, फ्रीज करने के बाद जैसे आपने निकाला तो वो क्या हो जाएंगी, क्वालिटी डिफेक्ट्स आ जाएंगे उसके अंदर, या रखे रखे वहाँ पे ब्लैकनिंग होना शुरू हो जाती है, जिसे हम फ्रीज बर्न कहते हैं। फ्रूट जैसे बनाना है, सेंसिटिव टू कोल्ड है, इसको हम क्या करते हैं फ्रीज़र वगैरह में बहुत कम ही रखते होते हैं। अगर आप इसको 10 डिग्री सेंटीग्रेड से बिलो टेम्परेचर पे रखेंगे तो इसकी राइपनिंग नहीं होगी और लॉन्ग पीरियड तक ये ठीक रह सकेगा। इसके अलावा जो अदर फिजिकल फैक्टर हैं वो अनडिज़ायरेबल चेंजेस फूड के अंदर काज करते हैं, जैसे कि विटामिन है, विटामिन सी है, विटामिन ए है और राइबोफ्लेविन है। जब इनको क्या किया जाता है, हीट किया जाता है तो ये एडवर्सली अफेक्ट करते हैं फूड को और जो कलर होगा उसको चेंज कर देंगे। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है सनलाइट से या आर्टिफिशियल लाइट सोर्सेज इक्वली डिस्ट्रक्ट टू हाई सेंसिटिव फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है ना। ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भी क्या करती हैं, फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स को डिस्ट्रक्ट करती हैं और ज़्यादातर प्रिवेंट की जा सकती हैं फूड को ऐसे कंपोनेंट्स जहाँ पे हों उन कंपोनेंट्स को अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस अप्लाई ना की जाए। यहाँ तक कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं।